नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सल्फर। इससे पहले हमने ओजोन के बारे में पढ़ा था, तो ऑक्सीजन के कंपाउंड खत्म हुए, अब हमें पढ़ना है सल्फर के बारे में। तो सल्फर के एलोट्रोप्स की हम यहाँ पर बात करते हैं। सल्फर के दो टाइप के एलोट्रोप होते हैं, एक होता है रोम्बिक सल्फर, दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर बोल सकते हैं और मोनोक्लिनिक सल्फर को हम बीटा सल्फर बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सल्फर के बारे में जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है वो क्या है। एक तो ये कि सल्फर किस किस के अंदर सोल्यूबल हो सकता है। देखो, जब भी एलोट्रोप के बारे में बात की जाएगी तो एलोट्रोप की बात हमेशा दो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में की जाएगी। वो सॉल्वेंट है हमारे पास, एक तो H2O एंड दूसरा CH2। हमसे यही पूछा जाएगा कि H2O के अंदर डिजोल्व है या नहीं है, CH2 के अंदर डिजोल्व है या नहीं है। तो यहाँ पर सल्फर के जो एलोट्रोप हैं इनमें अल्फा सल्फर H2O के अंदर सोल्यूबल होता है, लेकिन बीटा सल्फर H2O के अंदर सोल्यूबल नहीं होता है। ठीक है, याद रखना है हमें। एक सल्फर, एक कौन सा, अल्फा सल्फर तो H2O के अंदर डिजोल्व है, लेकिन दूसरा वाला H2O के अंदर डिजोल्व नहीं है, बीटा डिजोल्व नहीं होता। अगर CH2 के बारे में बात करें तो दोनों ही सल्फर, रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर, दोनों सल्फर CH2 के अंदर सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के क्या याद रखना है हमें, यहाँ पर दो टाइप के सॉल्वेंट होते हैं H2O एंड CH2। यहाँ पर अल्फा सल्फर H2O के अंदर डिजोल्व होता है, लेकिन बीटा सल्फर नहीं होता। CH2 के अंदर बात करें तो अल्फा और बीटा दोनों उसके अंदर डिजोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट था सॉल्युबिलिटी। अब दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में कि कौन से टेम्परेचर पर कौन कौन से सल्फर स्टेबल हो सकते हैं। तो हमें याद रखना है कि 369 केल्विन टेम्परेचर पर, 369 केल्विन कितना होगा हमारे पास, लगभग 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा सल्फर बीटा सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर टेम्परेचर 369 केल्विन से कम है तो वो किस फॉर्म में होगा, अल्फा सल्फर में होगा, और 369 केल्विन से ज़्यादा है तो किस फॉर्म में होगा, बीटा सल्फर में होगा। ये अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा बोला जा सकता है कि 369 से पहले तो अल्फा सल्फर स्टेबल है और 369 के बाद बीटा सल्फर स्टेबल है, ये जो लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर रूम टेम्परेचर की बात की जाए कि रूम टेम्परेचर पर अगर हमें कोई भी सल्फर दिखाई देता है तो वो कौन सा सल्फर पॉसिबल हो सकता है। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 35, ये रूम टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो 95 से तो कम ही है रूम टेम्परेचर, और अगर रूम टेम्परेचर 95 से कम है तो इसका मतलब हमें कौन सा सल्फर मिलना चाहिए, अल्फा सल्फर मिलना चाहिए। बीटा सल्फर सिर्फ और सिर्फ 95 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद ही होगा। ठीक है, तो जितने भी एलोट्रोप होते हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और प्रेशर की कंडीशन पर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। जैसे सल्फर की बात की तो सल्फर बहुत इजीली, देखो 95 डिग्री सेंटीग्रेड कोई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, हम इजीली उसे वहाँ तक गर्म कर सकते हैं। तो सिर्फ 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर अल्फा सल्फर बीटा सल्फर में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन के कितने एलोट्रोप होते हैं, कार्बन के एलोट्रोप होते हैं ग्रेफाइट, फुलरिन एंड डायमंड। क्या ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे हमने यहाँ पर एलोट्रोप में कन्वर्ट किया। अगर हम ग्रेफाइट को गर्म करके डायमंड में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कन्वर्ट हो सकता है, बिल्कुल कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। और वो हमें कहाँ मिलता है, वो हमें अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलता है। अर्थ क्रस्ट के अंदर ही बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से ग्रेफाइट धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता है, डायमंड के अंदर कन्वर्ट होता है। अगर सल्फर की तरह हम इजीली कन्वर्ट कर सकते तो पेंसिल के अंदर भी ग्रेफाइट होता है, हम पेंसिल को घर पर गर्म करते और डायमंड बना सकते थे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता अलग कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो ये थे हमारे पास एलोट्रोप्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ सल्फर। सल्फर किस किस फॉर्म में मिलता है। तो हम नाइट्रोजन फैमिली में कैटिनेशन पावर के बारे में बात जब हम कर रहे थे तो हमने वहाँ पर पढ़ा था कि सल्फर की जो सबसे स्टेबल फॉर्म होती है वो कौन सी होती है, S8। क्यों, क्योंकि सल्फर और सल्फर के बीच का सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, कंपेयर टू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से। तो सल्फर एंड सल्फर के बीच का अगर सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है तो इसका मतलब इसकी कैटिनेशन पावर ज़्यादा है, और कैटिनेशन पावर ज़्यादा है तो एटोमिसिटी भी ज़्यादा होगी। हालांकि सल्फर तीन फॉर्म के अंदर हमें मिलता है, कौन कौन से, H2, S6 एंड S8, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है हमारे पास, S8, उसके बाद S6 और उसके बाद H2।
H2 की स्ट्रक्चर सेम उसी तरीके से जैसे O2 की स्ट्रक्चर होती है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, इसी तरीके से सल्फर और सल्फर के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है और दोनों सल्फर के पास दो दो लोन पेयर है, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर हमें सिर्फ हाई टेम्परेचर पर मिलती है, ठीक। S6 की बात करें तो S6 है हमारे पास चेयर फॉर्म के अंदर, यहाँ चैन लिखा हुआ है, एक्चुअल में चेयर फॉर्म है। S6 की कौन सी फॉर्म होती है? चेयर फॉर्म। S8 जो सबसे स्टेबल फॉर्म है, ये है हमारे पास क्राउन शेप। देखो अगर इनको मैच करेंगे, जैसे यहाँ पर सल्फर लिखा हुआ है, इनको अगर मैच किया जाए तो ये बिल्कुल क्राउन के जैसा हो रहा है। क्राउन मतलब जैसे सिर पर हम लोग ताज पहनते हैं ना, जैसे मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स के अगर कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसमें जो क्राउन मिलता है, उसी टाइप की ये स्ट्रक्चर है। राजा रानी पहनते हैं अपने सिर पर, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इसे क्राउन स्ट्रक्चर या क्राउन शेप स्ट्रक्चर बोला जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल फॉर्म होती है, ठीक। अगर इस S8 को गर्म किया जाए, हीट किया जाए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक, हाई टेम्परेचर तक हम इसे हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा? सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और अगर सल्फर सल्फर के बीच का बॉन्ड टूटा तो ये S8 छोटी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अब 8 सल्फर एक दूसरे से जुड़े ना रहकर सिर्फ 2 सल्फर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2 के अंदर, ठीक है। तो S8 को H2 में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है? टेम्परेचर बढ़ाकर, ठीक। तो हाई टेम्परेचर पर कौन सा सल्फर स्टेबल होगा? H2। एंड नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल कंडीशन पर कौन सा सल्फर स्टेबल होगा? S8 क्राउन शेप वाला। नेक्स्ट है हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ सल्फर। तो सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड है H2S। लैब के अंदर इजीली मिल जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, किए भी होंगे तुम लोगों ने H2S के। तो H2S है हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड। स्मेल कैसी होती है इसकी? रोटन एग स्मेल। रोटन एग स्मेल मतलब सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल होती है, ठीक है। प्रिपरेशन की अगर बात की जाए तो किस तरीके से इसे प्रिपेयर किया जा सकता है? देखो, FeS आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4। अगर H2SO4 की रिएक्शन FeS से कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? FeSO4 बन जाएगा और H2S बन जाएगा, ठीक है। H2SO4 हम जानते हैं, इसे हम किंग ऑफ केमिकल्स बोल सकते हैं। H2SO4 क्या होता है हमारे पास? किंग ऑफ केमिकल्स बोला जाता है इसको। सबसे ज़्यादा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो इसीलिए इसको हम किंग ऑफ केमिकल्स या किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं, ठीक है। तो H2S का प्रिपरेशन हम कैसे याद रख सकते हैं? इसको याद रखने के लिए सीधी सी ट्रिक है कि राजा को रोटन एग चाहिए आयरन सल्फाइड से। यहाँ राजा कौन? राजा है H2SO4। क्यों? क्योंकि किंग ऑफ केमिकल्स है, केमिकल्स का राजा है। अगर राजा FeS से, FeS मतलब आयरन सल्फाइड लिखा हुआ है ना, देखो राजा को किससे चाहिए रोटन एग? आयरन सल्फाइड से। अगर राजा आयरन सल्फाइड से कुछ मांगेगा तो वो क्या देगा इसे? वो इसे H2S दे देगा। H2S का मतलब क्या है? रोटन एग, ठीक है। तो सिर्फ एक ये याद रखने का तरीका है, हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि आयरन सल्फाइड प्लस H2SO4 की अगर रिएक्शन कराई जाए तो FeSO4 प्लस H2S मिल जाएगा। इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन ये है नहीं जो हमें इस तरीके से ट्रिक से याद करनी पड़े। नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो कंबशन की रिएक्शन ये पहले भी कई बार आ चुकी है और ये फिर आ रही है। कई बार हम रिपीट पढ़ चुके हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है? कंबशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ बर्न करना। तो कंबशन का तो हमारे पास सीधा फंडा है। कंबशन का मतलब अगर किसी भी चीज का कंबशन किया जा रहा है, जैसे देखो हम कार्बन का कंबशन करते हैं, कार्बन का हाइड्राइड CH4, अमोनिया का कंबशन करते हैं, अमोनिया का हाइड्राइड NH3, ऑक्सीजन का या फिर सल्फर का कंबशन करते हैं H2S। कंबशन किया जा रहा है मतलब रिएक्शन किसके साथ कराई जा रही है? O2 के साथ। तो इनका अगर कंबशन किया जाए तो हमें प्रोडक्ट क्या बनाना है? देखो प्रोडक्ट किस तरीके से बनाएंगे? जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बना दो और हाइड्रोजन का ऑक्साइड बना दो, मतलब एलिमेंट से और हाइड्रोजन से दोनों से ऑक्सीजन ऐड कर दो। तो जब हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड होगा तो H2O तो बनेगा ही बनेगा। सभी के अंदर क्या बनेगा? H2O प्लस अब जो भी एलिमेंट है उसका ऑक्साइड। जैसे कार्बन के केस में हम क्या बना देते हैं? CO2। नाइट्रोजन के केस में हम क्या बना देते हैं? NO2 या NO, ठीक है। और H2S के केस में हम क्या बना देंगे? H2S के केस में हम बना देंगे SO2 बना देंगे, ठीक है। कितनी सिंपल रिएक्शन है देखो यहाँ पर। मतलब कोई भी एलिमेंट हो, किसी भी एलिमेंट का अगर कंबशन कराया जाए तो हमें क्या करना है? उसका सीधा ही क्या कर देना है हमको?
सीधा ऑक्साइड बना देना है, ठीक है। अगर मान लो CH4 नहीं दिया होता, ओनली कार्बन दिया होता C+O2, तो हम क्या बनाते, CO2 बनाते। यहाँ पर H2S नहीं दिया होता, सिर्फ सल्फर दिया होता S+O2, तो हम क्या बनाते, ओनली SO2 बनाते, ठीक। तो कंबशन के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन नहीं है, बहुत ईजी रिएक्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो अच्छा हाँ, इनकी फ्लेम के बारे में हम बात कर सकते हैं। CO, CO2 एंड H2S, ये तीनों ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है। ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होने का मतलब क्या है, जब इन्हें जलाया जाता है तो जैसे हम गैस जलाते हैं, घरों में गैस जलती है, तो गैस कौन सी फ्लेम के साथ जलती है, गैस ब्लू फ्लेम के साथ जलती है, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये भी ब्लू फ्लेम के साथ जलती हैं। किस तरीके से याद रख सकते हैं हम लोग, देखो याद रखने का एक और तरीका है हमारे पास। अगर कोई भी न्यूट्रल ऑक्साइड बोला जाए, हमें कोई भी न्यूट्रल ऑक्साइड दिया गया, ये क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हमें कि नाम दे के बोला जाए, हमें ऐसा भी बोला जा सकता है कि अगर न्यूट्रल ऑक्साइड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, न्यूट्रल ऑक्साइड अगर ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है, तो वो क्या होगा, वो 100% CO होगा। अगर कोई एसिडिक ऑक्साइड, अगर कोई भी एसिडिक ऑक्साइड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हुआ, तो वो क्या होगा, वो CO2 होगा। और अगर कोई भी सल्फाइड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हुआ, तो वो क्या होगा, हमारे पास H2S होगा। याद रखना है, अगर न्यूट्रल ऑक्साइड बर्न हो रहा है तो मतलब वो क्या है, CO। अगर एसिडिक ऑक्साइड ब्लू फ्लेम के साथ बर्न हो रहा है तो वो क्या होगा, CO2। और अगर सल्फाइड बर्न हो रहा है ब्लू फ्लेम के साथ, तो वो क्या होगा हमारे पास, वो H2S होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, why H2O is liquid at room temperature whereas H2S gas at room temperature। देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। अगर ये दोनों एक ही ग्रुप के एलिमेंट है तो सीधी सी बात ये है कि इनकी प्रॉपर्टी भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, H2O एंड H2S दोनों सेम ग्रुप, दोनों हाइड्राइड की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर H2S तो होता है गैस और H2O होता है लिक्विड। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो हम जानते हैं गैस क्या होता है, गैस के अंदर पार्टिकल बहुत दूर दूर प्रेजेंट होते हैं, बहुत गैप होता है। और लिक्विड के अंदर क्या होता है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, सॉलिड के अंदर और भी ज़्यादा पास होते हैं। हम यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं सिर्फ गैस और लिक्विड का, ठीक है। तो गैस के अंदर पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कम होती है। H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, एक्चुअल में H2O होना तो गैस ही चाहिए था, जैसे H2S गैस होता है उसी तरीके से H2O भी गैस होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सारे मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, और इनके पास होने की वजह से वो गैस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H2O तो क्या होगा, लिक्विड, एंड H2S क्या होगा, गैस। क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो इसके मॉलिक्यूल क्या रहेंगे, पार्टिकल्स क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। और ये हमने बॉइलिंग पॉइंट में भी पढ़ा था कि बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से H2O का सबसे ज़्यादा होता है। H2O का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होने का मतलब क्या है, H2S तो रूम टेम्परेचर पर पहले से ही बॉयल है, लेकिन H2O को बॉयल होने में टाइम लग रहा है, इसका मतलब वो लिक्विड स्टेट में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2S। देखिए यहाँ से थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज आना स्टार्ट होंगी, बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। इससे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था HNO3 के बारे में, और क्या पढ़ा था हमने, O3 के बारे में, ठीक है। तो HNO3 को जब हीट किया जाता था तो ये नेसेंट ऑक्सीजन देता था, O3 को जब हीट किया जाता था तो ये भी नेसेंट ऑक्सीजन देता था। और जब ये नेसेंट ऑक्सीजन देते थे तो हम क्या बोल देते थे कि ये कौन से एजेंट हैं, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब इनके सामने जो भी एलिमेंट आएगा उनका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जब H2S को हीट किया जा रहा है, H2S को जब हमने डिकम्पोज किया तो उसने क्या दिया, उसने H2 और H2 दिया। तो जब ऑक्सीजन देता है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और यहाँ पर हाइड्रोजन दे रहा है तो इसका मतलब वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो H2S को डिकम्पोज करने पर वो क्या कर रहा है, वो हाइड्रोजन और सल्फर दे रहा है, H2 एंड H2 दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक। नेक्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो ये तो हमें पता चला कि H2S क्या है,
रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये सामने वाले का रिडक्शन करना चाहेगा। अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करा दी जाए तो क्या होगा, H2S पहले ही सामने वाले का रिडक्शन, सामने वाले का रिडक्शन करने का मतलब होता है खुद का ऑक्सीडेशन करना, तो H2S पहले से ही खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहता है। और अगर हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और डाल दिया तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसका ऑक्सीडेशन करना चाहता है। तो यहां पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है अभी, -2। H2S के अंदर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। ठीक है, तो ये अपना ऑक्सीडेशन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, S0 के अंदर, मतलब ये सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो H2S का मतलब S-2 की रिएक्शन अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराई तो वो अपना ऑक्सीडेशन नंबर -2 से कितना कर लेगा, 0। देखो हुआ ना ऑक्सीडेशन, -2 से ये 0 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो सल्फर होता है वो पानी के साथ मिलके वाइट टर्बिडिटी देता है, मतलब ये पानी के साथ डिजोल्व नहीं होता, मिल्की वाइट कलर का हम पानी बोल सकते हैं, पीपीटी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, रिडक्शन रिएक्शन ऑफ H2S। देखो अभी हमने पढ़ा कि H2S रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो सामने वाले का एलिमेंट का हमें क्या करना है, हमेशा रिडक्शन करना है। मतलब H2S के साथ में अगर हमें कोई भी एलिमेंट दिया तो हमें उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कम करना होता है। बस अगर ये चीज हमें याद रह गई तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन बहुत इजीली याद हो जाएंगी। जैसे फर्स्ट देखो, अगर रिएक्शन कराई जाती है Fe+3 के साथ में तो ये Fe+3 को किस में रिड्यूस करेगा, ये Fe+3 को Fe+2 में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -1। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, -1। ये इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, H2O में, मतलब -2 में। देखो -1 से ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, -2 में, रिडक्शन कर दिया। थर्ड देखो, Mn+7 से किस में कन्वर्ट कर रहा है, +2 के अंदर कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ भी इसका रिडक्शन हुआ। और HNO3 से किस में कन्वर्ट कर रहा है, NO2 में। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +5। ठीक है, एंड NO2 में कितना होता है इसका, +4। +5 से +4 किया, मतलब यहाँ भी क्या किया इसने, यहाँ भी इसका रिडक्शन किया। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास FeCl3 + H2S। FeCl3 मतलब कौन सी स्टेट में है अभी, ये +3 में है। अगर H2S के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस में कन्वर्ट करना है हमको, +2 में कन्वर्ट करना है। +2 में कन्वर्ट किया तो क्या बना ये, Fe+2 मतलब FeCl2। ठीक है, साथ में HCl एंड सल्फर। सल्फर अभी बताया ही था कि H2S की अगर रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराई जाए तो क्या दे देगा, सल्फर दे देगा। यहाँ सल्फर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखो, H2O2 के साथ में अगर H2S लगाया तो परऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्साइड में, मतलब -1 से -2 में कन्वर्ट हो रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास Mn+7 KMnO4 हो, तो KMnO4 देखो कौन से कलर का होता है, KMnO4 होता है हमारे पास पर्पल कलर का। ठीक है, और Mn+2 कैसे कलर का होता है, Mn+2 होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। तो अगर KMnO4 में, मतलब KMnO4 का मतलब है Mn+7, अगर KMnO4 में हमने रिएक्शन कराया H2S के साथ में, अच्छा ये रिएक्शन हमेशा एसिडिक मीडियम में होती है। ये हमें बोर्ड में अगर लिखना हो तो हमें याद रखने की जरूरत पड़ती है, एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम या पर्टिकुलर रिएक्शन। लेकिन कंपटीशन एग्जाम में हमें ऐसा कुछ याद नहीं रखना। हमें क्या याद रखना है कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो रहा है। तो KMnO4 के साथ में अगर H2S की रिएक्शन कराएं तो ये किस में कन्वर्ट करेगा इसको, Mn+2 में। पर्पल कलर को इसने कन्वर्ट किया कलरलेस के अंदर, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम डीकलराइजेशन ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, डीकलराइजेशन रिएक्शन भी इसको बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये पर्पल कलर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है HNO3 को कन्वर्ट करना किस में, NO2 में। अगर HNO3 में हमने रिएक्शन लगाया H2S का तो इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, NO2 के अंदर कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो H2S के बाद आता है हमारे पास SO2। देखो SO2 का फॉर्मेशन अभी जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, सल्फर को अगर कंबशन किया जाए तो सल्फर का ऑक्साइड बना देना है। तो सल्फर का कंबशन किया हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे गर्म किया तो क्या बन जाएगा, ये SO2 बन जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन की अगर बात की जाए
तो देखो इसका फॉर्मेशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे कार्बन के केस में था। कार्बन और सल्फर की प्रॉपर्टीज के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो देखो यहाँ पर अगर हमें SO2 फॉर्म करना है तो हम बिल्कुल उसी तरीके से फॉर्म कर सकते हैं जैसे CO2 फॉर्म किया गया था। CO2 किस तरीके से फॉर्म करते थे हम लोग? CO2 हम करते थे कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट से फॉर्म। देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है CO2 को कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से फॉर्म किया जाता था। तो बिल्कुल उसी तरीके से SO2 को हम सल्फाइट और बाइसल्फाइट तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। जैसे कार्बोनेट होते हैं वैसे सल्फाइट होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट होते हैं वैसे ही बाइसल्फाइट्स होते हैं। ठीक है, तो रिएक्शंस देखो Na2SO3, Na2SO3 क्या है हमारे पास? सल्फाइट। सल्फाइट की रिएक्शन हमने HCl के साथ कराई, तो HCl के साथ कराने पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो सोडियम और क्लोरीन मिलके क्या बनाएंगे? NaCl बनाएंगे। H2O निकल जाएगा और बचेगा क्या? सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये क्या बना लेगा? यहाँ से SO2 बना लेगा। ठीक है, बाइसल्फाइट की अगर बात करें तो NaHSO3, अगर NaHSO3 बाइसल्फाइट की रिएक्शन एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनाएगा? सॉल्ट NaCl प्लस H2O एंड SO2 बना लेगा। ठीक है, तो जैसे CO2 का फॉर्मेशन था सेम उसी तरीके से SO2 का फॉर्मेशन होगा। कैसे याद रखना है? CO2 और SO2 दोनों अब हम यहीं पर याद रख सकते हैं। अगर CO2 बनाना है तो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन HCl के साथ करा दो, क्या क्या बनेगा? NaCl, H2O और CO2 बन जाएगा। अगर SO2 बनाना है तो सल्फाइट या बाइसल्फाइट की रिएक्शन HCl के साथ करा दो, क्या क्या बनेगा? NaCl, H2O और SO2 बन जाएगा। दोनों की बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी शेप एंड इसका हाइब्रिडाइजेशन। शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से निकाला जा सकता है? SO2 की अगर शेप की बात की जाए तो शेप के लिए देखो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए और शेप के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू हाफ M प्लस वी माइनस सी प्लस ए। ठीक है, सभी ने ये पढ़ा होगा। M का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ मोनोवैलेंस एटम अटैच टू सेंट्रल एटम, V का मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, C चार्ज ऑन कैटायन एंड A चार्ज ऑन एनायन। तो SO2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर M की वैल्यू, मोनोवैलेंस एटम मतलब ऐसे एटम जिनकी वैलेंसी 1 है। सेंट्रल एटम से ऐसे कितने एटम अटैच हैं? एक भी एटम अटैच नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम सभी जानते हैं कितने होंगे? 6। अब ना तो इसके ऊपर कोई चार्ज है, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना कोई नेगेटिव चार्ज है, तो C भी 0 हो जाएगा और A भी 0 हो जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो फॉर्मूले में वैल्यू रख के आएगा हमारे पास H इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब H इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? 3। और जब H इज इक्वल टू 3 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारे पास sp2। ठीक है, अब sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से फॉर्म हो सकती है? देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर होती है वो इस तरीके से ट्रायंगल के अंदर होती है। ठीक है, बीच में सेंट्रल एटम होता है, बीच में सेंट्रल एटम रख दिया हमने सल्फर। अब टोटल कितने ऑक्सीजन है? टोटल ऑक्सीजन तो 2 ही हैं, लेकिन यहाँ पर बॉन्ड बनाने के लिए हमें 3 ब्रांच दिख रही हैं, तो 2 से तो ऑक्सीजन को हमने जोड़ दिया, ये हमने ऑक्सीजन को जोड़ दिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी डबल होती है तो डबल बॉन्ड से जोड़ दिया। ठीक है, जब ये डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा तो ऊपर वाला जो पार्ट है जिससे कोई भी एटम अटैच नहीं है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वो लोन पेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की बात की जाए तो यहाँ पर 2 तो बॉन्ड पेयर होंगे, ये डबल बॉन्ड, एक ये और एक ये, और एक लोन पेयर होगा। ये पार्ट क्या होगा हमारे पास? लोन पेयर होगा। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो वी बेंट, लोन पेयर में कभी भी स्ट्रक्चर के अंदर कभी भी लोन पेयर को कंसिडर नहीं किया जाता। तो स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखाई देगी हमको? एक ये और एक ये, वी बेंट स्ट्रक्चर या एंगुलर बेंट स्ट्रक्चर हम इसकी बोल सकते हैं। ठीक है, सल्फर के बारे में इनकी कोवैलेंसी या मैक्सिमम वैलेंसी हम पहले भी बात कर चुके हैं इसके बारे में, 2, 4 और 6 ये हो सकती हैं। ठीक है, आगे भी कंसेप्ट आएंगे उसके बारे में और भी डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। जब सल्फर की वैलेंसी 2 होती है, मतलब जैसे H2S का केस देखा जा सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है, तो इसके ऊपर नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे? 2 नंबर ऑफ लोन पेयर होंगे। अगर सल्फर की कोवैलेंसी 4 है, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब इसका 4 है, तब इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर 1 होगा, और अगर 6 है तो उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, ये लोन पेयर ही ब्रेक होकर बॉन्ड पेयर के अंदर कन्वर्ट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ SO2। SO2 की प्रॉपर्टीज जैसा भी मैंने बताया, सल्फर किसकी तरह बिहेव कर रहा है? यहाँ बिल्कुल कार्बन की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज कार्बन की ही तरह होंगी। ठीक है,
देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है पंजेंट स्मेल। पंजेंट स्मेल क्या होती है? पंजेंट स्मेल को हम थोड़ा तीखी स्मेल बोल सकते हैं। मतलब जब वो स्मेल किया जाता है तो नाक के अंदर थोड़ा सा वो चुभता है, ठीक है, हम इजीली स्मेल उसे नहीं कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मल ऑक्सीजन या नाइट्रोजन को इनहेल कर सकते हैं, तो ये इजीली इनहेल में नहीं जाता है, तो इसीलिए इसको पंजेंट स्मेल बोला जाता है। तो SO2 की स्मेल कैसी होगी? पंजेंट स्मेल, ठीक है। हाईली सॉल्यूबल इन वाटर एंड सॉल्यूशन बिकम्स एसिडिक। जब इसे पानी के साथ मिलाया जाएगा तो पानी के साथ मिलाना मतलब हाइड्रोलिसिस। और हाइड्रोलिसिस के बारे में तो हम कितनी सारी रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। सिर्फ एक ही कंसेप्ट है हमारे पास हाइड्रोलिसिस का, कि जिसका भी हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, जिस भी ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है, हमें क्या करना है? जिस ऑक्सीडेशन नंबर का एलिमेंट यहां पर है उसी ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सी एसिड हमें बना देना है। SO2 देखो, SO2 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर? +4। तो हमें +4 का ही यहाँ पर ऑक्सी एसिड बनाना है। मतलब H2SO3 में ऑक्सीडेशन नंबर अगर काउंट करोगे तो क्या हो जाएगा? H2SO3 में +4 ही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। तो SO2 + H2O गिव्स टू H2SO3। +4 का ऑक्साइड था तो +4 का ही ऑक्सी एसिड यहाँ पर हमें बनाना है। इन केस अगर हमें +6 का दिया जाता, कोई भी हमें +6 का सल्फर दे देता, तो +6 का सल्फर + H2O हमें क्या बनाना पड़ता? फिर यहाँ पर हम H2SO4 बना सकते थे, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीडेशन नंबर हमें दिया जाता है ऑक्साइड का, जैसे अगर हम एग्जांपल लें SO3 + H2O अगर हमें दे दिया जाता, तो SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +6। तो SO3 + H2O गिव्स टू H2SO4। हमें +6 का ही यहाँ पर ऑक्सी एसिड बनाना है, ठीक है। तो ये ऐसी रिएक्शंस हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, और अगर नहीं पढ़ा तो भी याद रख लेना कि जिस भी एलिमेंट का हाइड्रोलिसिस किया जाता है हमेशा उसी सेम ऑक्सीडेशन नंबर का हमें ऑक्सी एसिड वहां पर फॉर्म करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज में, व्हेन SO2 इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर सॉल्यूशन टर्न्स मिल्की। देखो जब हम CO2 को COH ट्वाइस के साथ पास करते थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ पास करते थे, तो क्या बनता था? कार्बोनेट बन जाता था। और कार्बोनेट कैसे कलर का होता था? कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की वाइट कलर का होता था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर होगा, CO2 SO2 ज़्यादा डिफरेंस नहीं प्रॉपर्टी में। तो SO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो SO2 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हमें क्या करना है? CaSO3 बना देना है। मतलब यहाँ पर जहाँ पहले कार्बन था वहाँ क्या आ जाएगा? वहाँ सल्फर आ जाएगा, बस इतना सा डिफरेंस होगा। और अगर SO2 एक्सिस में है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता था, तो अब हम यहाँ क्या बना देंगे? CaHSO3 बना देंगे, ठीक है। मतलब अगर SO2 की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कराए तो कैल्शियम सल्फाइड, और अगर SO2 एक्सिस में ले लिया हमने और रिएक्शन कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो कैल्शियम बाइसल्फाइड बनाना है, ठीक है। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ SO2, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर के बारे में अब हमें इजीली पता है। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो और ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में नहीं जा सकता। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ खुद का रिडक्शन करेगा, और जो खुद का रिडक्शन करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। मतलब जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से हाई है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले से ही बहुत लो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर SO2 के बारे में बात की जाए तो SO2 में ऑक्सीडेशन नंबर होता है +4, और ये +4 से +6 में जाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखता है। तो इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये खुद का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन करने की प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। तो देखो Fe+3 के साथ में अगर SO2 की रिएक्शन कराई जाए तो किस में कन्वर्ट कर देगा? ये Fe+2 में, ठीक है। Fe+3 की अगर SO2 की रिएक्शन साथ में रिएक्शन कराई तो Fe का क्या कर दिया इसने? रिडक्शन। और खुद का ऑक्सीडेशन +4 से किस में कन्वर्ट हुआ? ये +6 में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। सेम जैसे H2S में था वैसे ही है। KMnO4 को +7 से Mn को कहाँ ले गया? ये +2 के अंदर ले गया और खुद का ऑक्सीडेशन किया। इसी तरीके से Cr2O7-2 को किस में कन्वर्ट किया? Cr+3 में। एंड IO3- को किस में कन्वर्ट किया इसने? 0 में। I2 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है इसका? 0 होता है, ठीक है। +5 से सीधा 0 रिडक्शन कर दिया। नेक्स्ट है SO2। SO2 में अब हम बात करेंगे p पाई एंड d पाई बॉन्ड की, ठीक है।
तो यहाँ पर थोड़ा सा कोवेलेंसी का फैक्टर काम आएगा और हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि सिग्मा बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं और पाई बॉन्ड किस तरीके से बनते हैं। जब भी कोई सिंगल बॉन्ड बनता है तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। और अगर हम बात करें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के बारे में, तो अगर डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के अंदर सबसे पहले तो सिग्मा बनेगा, उसके बाद पाई बनेगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करें तो एक सिग्मा पहले बना, अब बचे कितने हमारे पास, दो बॉन्ड बचे, तो ये दो पाई बॉन्ड हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। अब सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें हम, तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड है। हम बात करेंगे सिर्फ 3s2 एंड 3p4 के बारे में। देखना, ये 3s 3p और 3p के पास और 3 ऑर्बिटल के पास तो d भी होता है, हालांकि इलेक्ट्रॉन होते नहीं है उसके अंदर, लेकिन अवेलेबल तो होता है। 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए, p4 में इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल किए, ठीक है। तो अभी इसके पास टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। तो जब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो यहाँ पर इसके पास 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर कितना है इसका, 2। तो हमें याद रखना है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है तो सिर्फ 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है और 2 लोन पेयर। अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे चला जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर जंप लगा के आगे गया तो क्या होगा, ये तो अभी भी पेयर्ड है, 1 2 3 और 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। जब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो लोन पेयर कितना बचा हमारे पास, सिर्फ एक लोन पेयर बचा, ठीक है। बाकी के क्या है हमारे पास, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना पॉसिबल है, 4। अगर एक इलेक्ट्रॉन 3s का भी जंप लगा के आगे चला जाए, अब क्या हुआ देखो, ये भी जंप लगा के आगे गया, तो अब टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 6 एंड इसके पास एक भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे क्या है, अनपेड। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, टोटल 6 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि SO2 के अंदर टोटल कितने पी पाई डी पाई बॉन्ड बन सकते हैं। तो SO2 मतलब कौन सा ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, +4 वाला। तो +4 वाले में एक इलेक्ट्रॉन जंप लगा के आगे जा चुका होता है। तो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए यहाँ पर देखो, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 4, ठीक है। अब SO2 की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो सल्फर 2 ऑक्सीजन से बंधा हुआ है। सल्फर का 2 ऑक्सीजन से बंधा होने का मतलब एक एक तो सिग्मा हुआ, यहाँ पर एक बॉन्ड तो सिग्मा और यहाँ पर एक बॉन्ड सिग्मा। अब ये दूसरे 2 बॉन्ड पाई है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहला जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसने सिग्मा बनाया, दूसरा जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसने भी सिग्मा बनाया, ठीक है, 2 सिग्मा हो गए। अब ये जो 2 पाई हैं, देखो ऑक्सीजन की हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो ऑक्सीजन तो ओनली पी पाई ही बनाएगा। लेकिन सल्फर में अगर यहाँ बात की जाए तो सल्फर का ये अनपेड इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में है, तो ये सल्फर और ऑक्सीजन, सल्फर का तो पी पाई और ऑक्सीजन का भी पी पाई, तो कौन सा बॉन्ड बना यहाँ पर, पी पाई बॉन्ड बना, ठीक है। और अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो ये सल्फर और ये ऑक्सीजन, तो सल्फर और ऑक्सीजन ये कौन से ऑर्बिट में है, ये डी ऑर्बिट में है, तो इसे हम बोलेंगे डी पाई। और ऑक्सीजन के पास तो डी होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ पी रखता है, तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर बनेगा डी पाई पी पाई बॉन्ड। तो SO2 के अंदर टोटल एक पी पाई और एक पी पाई डी पाई बॉन्ड होंगे, मतलब टोटल 2 पाई बॉन्ड हैं, जिनमें से एक तो होगा पी पाई और दूसरा होगा पी पाई डी पाई बॉन्ड, ठीक है। इसी तरीके से देखो SO3 के अंदर अगर काउंट किया जाए तो SO3 में कैसे काउंट करेंगे, SO3 मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ इसका, 6 ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। 6 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या है, 6 ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब इसके पास लोन पेयर एक भी नहीं होगा और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अनपेयर्ड। तो ये हमारे पास सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब इन 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में देखो टोटल सिग्मा कितने हैं, SO3 की स्ट्रक्चर में देखा जाए तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड हुए। तो पहला सिग्मा, दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, ये जो जहां 3 लाइन खींची है मैंने, ये तो सिग्मा ने कवर कर ली, ठीक है। अब आगे देखो सल्फर एंड ऑक्सीजन,
अब ये जो पहला बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन, ये किस में अभी p ऑर्बिटल में, तो ऑक्सीजन का तो p पाई तो फिक्स है तीनों के अंदर। सल्फर का ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है ये p पाई के अंदर है, तो पहला बॉन्ड बना हमारे पास p पाई का, ठीक है। सल्फर का ये इलेक्ट्रॉन जहां मैंने लाइन ड्रॉ किया, ये कौन से ऑर्बिट में अभी, ये d ऑर्बिटल के अंदर है, तो यहां हम लिखेंगे d पाई। तो दूसरा बॉन्ड किस में बना, d पाई p पाई में बना, ठीक है। और तीसरा भी ऑर्बिटल किस में हमारे पास, तीसरा इलेक्ट्रॉन भी d पाई ऑर्बिटल के अंदर ही है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये भी d पाई p पाई बन जाएगा। तो टोटल एक p पाई एंड दो p पाई d पाई बॉन्ड यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी कंपाउंड में p पाई या फिर p पाई d पाई पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ S3O9। S3O9 क्या होता है, S3O9 होता है SO3 का ट्राइमर, ठीक है। SO3 अगर तीन SO3 मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़ जाए और ट्राइमर बनाए तो ये S3O9 स्ट्रक्चर होती है हमारे पास, ठीक। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाई जा सकती है, देखो बहुत आसान है इसकी स्ट्रक्चर बनाना। जैसे हमने फॉस्फोरस की अगर हम बात करें, फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर अगर हमसे P4 बोल दिया गया था, P4 का मतलब क्या होता है, P4 का मतलब 4 फॉस्फोरस होते हैं, तो 4 फॉस्फोरस में हम क्या कर देते थे, हम एक डायमंड टाइप की स्ट्रक्चर बना देते थे। ऐसा डायमंड में क्या होता है, ये P, ये 4 P हो गए, P4 की तो स्ट्रक्चर बनानी है हमें, तो हम इनको एक दूसरे से जोड़ देते थे, ये P4 का स्ट्रक्चर हुआ। जब हम P4O10 बनाते थे तो यहां पर भी P4 ही है, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, डायमंड टाइप की स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये डायमंड। लेकिन यहाँ पर O10 है, 10 ऑक्सीजन। अब 10 ऑक्सीजन को कैसे सेट किया जा सकता है, हम 10 ऑक्सीजन को फॉस्फोरस के बीच में सेट कर सकते हैं। दो दो फॉस्फोरस के बीच में अगर दो दो ऑक्सीजन डाल दिया जाए तो 8 ऑक्सीजन तो ये कन्वर्ट हो गए, ये कवर हो गए। अब टोटल है कितने, 10 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन और बाकी बचे हुए हैं, एक ऑक्सीजन इनके बीच में और एक ऑक्सीजन इसके बीच में, तो ये P4O10 का स्ट्रक्चर हमारे पास हो जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से हम बना लेते थे। लेकिन यहाँ पर तो P4 था तो डायमंड स्ट्रक्चर बनाते थे। हमारे पास यहाँ है S3O9। S3O9 का मतलब सल्फर कितना है, सल्फर तो 3 ही है ना, और अगर सल्फर हमारे पास 3 ही है तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल बना देंगे। तो सल्फर के लिए देखो हमने क्या किया, सल्फर के लिए हमने ट्रायंगल बना दिया, एक सल्फर ये रहा, दूसरा सल्फर ये रहा, तीसरा सल्फर ये रहा। फॉर्मूला देखना कितना इजी है हमारा स्ट्रक्चर बनाना। फॉर्मूला S3O9, हमें 9 ऑक्सीजन हमें यहाँ पर सेट करना है। तो 9 ऑक्सीजन कैसे सेट कर सकते हैं, अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 और सल्फर की वैलेंसी 2 4 6 हो सकती है, ये दिमाग में रखना है, वैलेंसी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम पहले तो एक एक ऑक्सीजन लगा देंगे इनके बीच में, एक एक ऑक्सीजन लगा दिया, तो अभी तक ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, सल्फर की भी है, ठीक है। लेकिन हमें 9 ऑक्सीजन लगाने, मतलब 6 ऑक्सीजन और लगाने हैं, 3 हम लगा चुके हैं। तो अब क्या करें, सल्फर की वैलेंसी 2 4 6 तक पॉसिबल हो सकती है, तो क्या हम एक एक सल्फर से दो दो ऑक्सीजन और लगा दें डबल बॉन्ड के थ्रू। तो अगर दो दो ऑक्सीजन और हमने लगा दिया तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन भी कंप्लीट और सल्फर की वैलेंसी भी कंप्लीट। सभी सल्फर की वैलेंसीज कितनी है यहाँ पर, सभी सल्फर के ऑक्सीडेशन नंबर या वैलेंसी है 6, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हो गए हमारे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 9। तो ये स्ट्रक्चर हुआ हमारे पास S3O9 का, ठीक है। इस तरीके से हमको S3O9 का स्ट्रक्चर याद रखना है। नेक्स्ट, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। देखिए ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर किस तरीके से करेंगे। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं लेकिन 1:1 में नहीं होते। अगर 1:1 में होंगे तो वो हाइड्रोक्साइड हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर है H2SO4 और H2SO3। तो H2SO4 मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। H2SO3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर है +4। तो जो अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के एसिड्स होते हैं उन्हें इक एसिड बोला जाता है, ठीक है। ये बात हमें पहले से पता है। जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर के एसिड्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इक एसिड। जैसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर क्या है, हाई है, सबसे ज्यादा +6 में है, तो इसे बोलेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +5, और नाइट्रोजन के लिए +5 ही हाईएस्ट होता है,
तो हम उसे क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड। उसके लास्ट में भी क्या आता है, इक एसिड। तो जो होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर वाला एसिड उसे इक एसिड बोलते हैं, और जो इंटरमीडिएट वाला होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अस एसिड बोलते हैं, जैसे सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, तो H2SO4 की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो H2SO4 की स्ट्रक्चर कैसी होगी, देखो ये स्ट्रक्चर है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, 6। और अभी हम ये डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि जब भी 6 होगा तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर होंगे इसके अंदर 6, एंड टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हो जाएंगे हमारे पास, 0। जब ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है तो उसके पास एक भी लोन पेयर नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर कोई SS लिंकेज भी नहीं होगा। जब H2SO4 सल्फर ही एक है तो S और S के बीच में कोई लिंकेज नहीं आता। एडवांस के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे वो बहुत सारे एसिड्स के नाम देगा हमें, सल्फर के ऑक्सी एसिड देगा और उसमें पूछेगा कि इसमें टोटल कितने एसिड में पेरोक्साइड है, कितने एसिड्स के अंदर SS लिंकेज आ रहा है, या टोटल नंबर ऑफ SS लिंकेज कितने आ रहे हैं। इस तरीके से वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछता है। ठीक है, तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड भी पढ़ना है और इसके हाइपो एसिड्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड की अब हम बात करें तो देखो याद रखना है फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम इजीली भूल जाते हैं, हमें नहीं पता कि H2H2O7 को पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है या H2H2O6 को हम हाइपो बोलते हैं। तो याद रखना है सभी एसिड्स के लिए, सभी एसिड्स के लिए याद रखना है ये। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का तो फॉर्मूला हमें पहले से पता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है, अब बात की जा रही है पायरो के बारे में। तो पायरो का मतलब है, पायरो का मतलब हमेशा याद रखना 2 माइनस 1H2O, 2 माइनस 1H2O। 2 माइनस 1H2O का मतलब क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला डबल करो और उसमें से एक H2O बाहर निकाल दो, उसी को हम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे। जैसे देखो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4, तो हमने H2SO4 को डबल किया, डबल करके क्या बना हमारे पास, H4H2O8 बना, और उसमें से H2O हमने माइनस कर दिया, जब H2O माइनस किया तो क्या बना, H2H2O7 बना। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे निकाल सकते हैं, देखो हमने क्या किया, हमने H2SO4 का फॉर्मूला डबल किया और डबल करके एक H2O निकाल दिया। तो सबसे पहले तो H2SO4 का फॉर्मूला ही बना लेते हैं, ये H2SO4। ठीक है, ये दूसरा H2SO4, जब हमें डबल करना है तो हमने इसको ये डबल कर दिया और यहाँ से H2O बाहर निकाल दिया। जब इस H2O को बाहर निकालेंगे तो ये सल्फर सीधा इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। ठीक है, बीच में से इस H2O को हटा दो और बाकी जो बची हुई स्ट्रक्चर होगी वो क्या होगी हमारे पास, वो होगी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से H2O निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर SOS लिंकेज बन जाएगा, बीच में क्या होगा, यहाँ पर SOS लिंकेज बनेगा, ये पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड का मतलब क्या होता है, हाइपो का मतलब होता है, देखो जैसे बोल देते हैं ना हम कभी कभी हाइपर, हाइपर का मतलब थोड़ा ज्यादा, हाइपर का मतलब क्या होता है, नॉर्मल से ज्यादा। तो हम यहाँ पर माइनस क्या कर रहे थे, H2O, अब थोड़ा सा ज्यादा माइनस करेंगे, ज्यादा माइनस करने का मतलब अब H2O2 माइनस करेंगे। ठीक है, तो हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हम कैसे बना सकते हैं, डबल माइनस H2O2। हमने H2SO4 का फॉर्मूला डबल किया, H4H2O8, और उसमें से माइनस क्या किया, H2O2 हमने उसमें से माइनस किया, तो H2H2O6 उसमें बना दिया। ठीक है, देखो इसमें H2SO4 का एक फॉर्मूला, H2SO4 का दूसरा फॉर्मूला, और जब H2O2 माइनस करेंगे तो दोनों तरफ से OH हम निकाल देंगे, तो यहाँ पर SS लिंकेज बन जाएगा। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर यहाँ से हटा दो, बाकी की जो स्ट्रक्चर है ये कंटिन्यू इनको कनेक्ट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। सल्फ्यूरस एसिड क्या होता है, सल्फ्यूरस एसिड है हमारे पास, देखो H2SO3, H2SO3 को सल्फ्यूरस एसिड बोला जाता है। सल्फर की वैलेंसी कौन कौन सी हो सकती है, 2 4 6, तो यहाँ पर जो सल्फर की वैलेंसी है वो है +4। जैसे मैंने बताया अस एसिड मतलब इंटरमीडिएट वाला, तो ये क्या है हमारे पास, +4 वाला सल्फ्यूरस एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, टोटल बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर है, 4 कोवलेंट बॉन्ड इसके चारों तरफ बन रहे हैं, और लोन पेयर कितना है, एक लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। ठीक है, अब आगे बात करें, अच्छा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, हाइब्रिडाइजेशन
sp3 ही इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब आगे बात करते हैं हम लोग इसके पायरोसल्फ्यूरस एसिड और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड के बारे में। तो सिंपल देखो, सिंपल सी ट्रिक बताई हुई है। पायरोसल्फ्यूरस एसिड का मतलब क्या होगा, डबल माइनस H2O। पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2SO3 को हमने डबल किया तो क्या बना, H4H2O6 बना, और उसमें से एक H2 हमने माइनस किया तो फॉर्मूला क्या बना, H2H2O5। किसका फॉर्मूला बना ये बना पायरोसल्फ्यूरस एसिड का। ठीक है, तो पायरोसल्फ्यूरस एसिड में जो स्ट्रक्चर होगी वो इस तरीके से होगी। यहाँ पर हमें ये स्ट्रक्चर याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, या फिर दूसरा लिखने का तरीका ये इस तरीके से भी इसे लिख सकते हैं। यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ 3 सल्फर शो किए हुए हैं तो इनमें से एक सल्फर हम हटा देते हैं, ये हटा दिया। अभी जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है यही हमारे पास पायरोसल्फ्यूरस एसिड की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, 2 सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड से या फिर एस से जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर ये जो सल्फर है, इस सल्फर की जगह क्या है, ऑक्सीजन है। ये स्ट्रक्चर इस तरीके से होगी डबल बॉन्ड के साथ में। हाइपोफॉस्फोरस एसिड, सॉरी, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। हाइपोसल्फ्यूरस एसिड क्या होगा, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड में हमें क्या करना है, डबल माइनस H2O2। तो डबल माइनस H2O2 किया तो क्या बना हमारे पास, H2H2O4 बना। ठीक है, स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ये एक सल्फर की जगह एक ऑक्सीजन आएगा यहाँ पर, तो ये क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा H2H2O4 का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इस आज के लेक्चर में हमें जो इंपॉर्टेंट था वो क्या क्या याद रखना था, एक तो इनके ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नेचर, किस किस के, H2S के एंड SO2 के, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो एडवांस में पूछी जा सकती हैं, जेई में पूछी जा सकती हैं, वो है ये स्ट्रक्चर्स, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड, पायरोसल्फ्यूरस एसिड, हाइपोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। इनकी स्ट्रक्चर अगर हमें याद है तो हम किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हैं, कौन सा बॉन्ड किससे जुड़ा हुआ है, कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, कितने एसएस लिंकेज है। यही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसके अंदर आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बाकी का लेक्चर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट स्लाइड में कंप्लीट करेंगे।